हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की मीनिंग, डेफिनेशंस की। तो इस पर वीडियो बन चुका है, हमने डिस्कस किया था कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। और अगर मैंने कोशिश की है अच्छी तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंस रखता है कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ एंड तक ताकि आसानी से आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम सभी को पता है जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनमें फाइनेंस को हैंडल करने के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पर सारा फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम होता है उसको मैनेज करने का काम किया जाता है। इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, तो ये क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने का। स्ट्रैटेजिक डिसीजन समझते हैं, एक रणनीति निर्णय जो होता है, एक रणनीति को फॉलो करते हुए, चीज़ों को देखते हुए एक अच्छा निर्णय लेना, एक अच्छा डिसीजन लेना। और ये किसके द्वारा लिया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है और किसके द्वारा लिया जाता है, ये जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, कंसिडरेबल अटेंशन इन रिक्वायर्ड टू डिसाइड द मिक्स अप ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। कंसिडरेबल का यहाँ पर मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो कि कंसीडर की जाएंगी फाइनेंस के तरीके से, कि कौन सा ऐसा बेस्ट सोर्स है, ऐसे वेरियस सोर्सेस का होते हैं जहाँ से फाइनेंस को कलेक्ट किया जाता है, वो मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस होते हैं। जैसा कि बताया कि आप इक्विटी शेयर्स को इशू करके वहाँ से कैपिटल अमाउंट रेस्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके कैपिटल अमाउंट रेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स ले सकते हैं जैसे लोन हो गया, या डिबेंचर्स इशू करके डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू वहाँ से कैपिटल अमाउंट रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, जो कि क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेबल होता है और अलग अलग सोर्सेज से बिलोंग करता है। ठीक है, जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं सोर्सेज। ओके, A right capital structure decisions reduce the cost of capital and increase the value of a firm. तो अगर हम बात करते हैं राइट कैपिटल स्ट्रक्चर की, राइट कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मीन्स कि एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जहाँ पर जो आपने डिसीज़न लिया हुआ है, राइट कैपिटल स्ट्रक्चर का जो बेस्ट डिसीज़न माना जाता है वो ये होता है कि जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो वो कम से कम हो, उसको रिड्यूस करे, और जो भी फर्म की वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करे। ठीक है, कोई फर्म या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज करे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करे, डिक्रीज करे, मीन्स रिड्यूस करे, कम करे। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है होना चाहिए। ठीक है, डिसीजन लेना चाहिए ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जब भी आप शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, या जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंपनी में, वो कुछ रिटर्न चाहते हैं, कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें कुछ रिटर्न मिले। तो जो भी रेट ऑफ रिटर्न आप उनको देते हैं ना, इंटरेस्ट दे रहे हैं या डिविडेंड दे रहे हैं, तो जो आप इंटरेस्ट और डिविडेंड उन्हें पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाता है। क्योंकि कैपिटल अमाउंट रेस्ट करने के लिए जो भी इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया था उनको उसके बदले में कुछ रेट ऑफ रिटर्न देना होता है। इंटरेस्ट के तरीके से आप देते हैं या डिविडेंड के तौर पर देते हैं, जैसे भी। ठीक है, तो इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करना चाहिए। एक राइट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करे, और कोई भी फर्म है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज करे, मीन्स बढ़ाए। ठीक है ना, उसकी वैल्यू को बढ़ाए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करे। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है एक ग्रेट सिग्निफिकेंस होता है, किन रीजंस की वजह से, वो रीजंस हम नीचे देखते हैं क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, और इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमिन्स द रिस्क अज्यूम्ड बाय द फर्म। तो इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, क्या रीजंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है एक बेहतर कैपिटल स्ट्रक्चर, या कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिटरमिन्स करता है, चीज़ों को निर्धारित करता है, रिस्क को अज्यूम करने में हेल्प करता है किसी भी फर्म के द्वारा। कोई भी फर्म है तो वो आसानी से कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड उस रिस्क को देख सकती है, निर्धारित कर सकती है, फाइंड आउट कर सकती है
तो फर्म के द्वारा जो होता है इन रिस्क को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रीजंस की वजह से। ठीक है, जैसे कि सपोज कोई फर्म है ABC लिमिटेड, ठीक है। अब अगर उन्हें जानना है कि उन्हें जब वो शेयर्स इशू करते हैं तो वहाँ पर कितना रिस्क है, डिबेंचर्स इशू करेंगे तो वहाँ पर कितना रिस्क है। हम सभी को पता है जो डिबेंचर होता है वो पब्लिक से लोन लिया हुआ पैसा होता है, ठीक है। डिबेंचर्स को कंपनी इशू करती है और फिर पब्लिक से पैसे लेती है, तो एक तरीके से लोन ही होता है जो पब्लिक से कंपनी ले रही होती है। तो डिबेंचर जो होता है बहुत रिस्की होता है, ठीक है। तो कंपनी वो डिसाइड कर सकती है कि क्या उनके पास अगर कैपिटल अमाउंट है तो वो शेयर्स को इशू करेगी। वो कॉस्टली होते हैं शेयर्स, लेकिन रिस्की कम होते हैं। डिबेंचर्स जो होते हैं वो रिस्की होते हैं, क्योंकि अगर आपने डिबेंचर होल्डर्स उनका इंटरेस्ट अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स पे नहीं किया ना टाइम पर, तो वो क्या कर सकते हैं, आपकी कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं अपने अमाउंट को वापस पाने के लिए, ठीक है। तो वो रिस्की होते हैं। तो जो भी फर्म है उसके द्वारा क्या कर सकते, वो अज्यूम कर सकते हैं उस रिस्क को कि कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है। वो तभी करेंगे जब उनको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर पता होगा कि किस सोर्स से हमें कितना अमाउंट हम रेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि अगर वो बहुत ज़्यादा डिबेंचर्स इशू करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिबेंचर होल्डर्स हो जाएंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा पैसे वापस करने होंगे, ठीक है। तो वो कोशिश करेंगे डिबेंचर्स कम इशू करें, शेयर्स ज़्यादा इशू करें, ठीक है। तो शेयर्स में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, क्योंकि शेयर्स में क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उतने परसेंट के ओनर माने जाते हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है ना। उतने प्रॉफिट ऑफ शेयर्स के क्या हो जाते हैं, वो ओनर्स माने जाते हैं। तो ओनर का काम क्या होता है, वो लॉस होगा उसको भी बियर करेंगे, प्रॉफिट होगा तो उसको भी बियर करेंगे। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उन्हें इंटरेस्ट चाहिए, साथ में उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस चाहिए होता है एक टाइम पर। नहीं मिलने पर वो कोर्ट जा सकते हैं। तो कंपनी कोशिश करेगी, इन सारे रिस्क को अपना अज्यूम कर लेगी, कंपनी के द्वारा या फर्म के द्वारा अज्यूम किया जाएगा, और वो डिबेंचर्स कम इशू करेगी, शेयर्स ज़्यादा इशू करेगी, ठीक है। या लोन अमाउंट कम लेगी, शेयर्स ज़्यादा इशू करेगी, ताकि वहाँ से उनको ज़्यादा कैपिटल अमाउंट रेज्ड हो सके। कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमिन्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। आप कैपिटल स्ट्रक्चर के द्वारा आप डिटरमिन कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक फर्म की कितनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ रहे हैं कि अगर शेयर्स इशू किए गए हैं तो 10% डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को, या 5% अगर डिबेंचर होल्डर्स हैं तो उनको इंटरेस्ट पे करना है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होनी चाहिए, हम दे सकते हैं या नहीं 10% का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को, तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो जब कैपिटल स्ट्रक्चर आपके सामने होगा तभी आप ये सारी चीज़ें डिसाइड कर पाएंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर एक पिक्चर होता है आपके टोटल कैपिटल अमाउंट का, कि कहाँ से कितना पोर्शन कैपिटल अमाउंट रेस्ट किया गया है, कहाँ से किस फील्ड से या किस सोर्स से कितना अमाउंट बिलोंग करता है। मींस क्या शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है, डिबेंचर से कितना कैपिटल आया है फिक्स्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होती हैं, ओके। तो आसानी से अज्यूम कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। इट अफेक्ट्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, और ये अफेक्ट करेगा फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी, जो भी फर्म की लिक्विडिटी समझते हैं ना, फर्म की लिक्विडिटी मीन्स जो उनके पास अमाउंट कैश फॉर्म में होते हैं, या कोई ऐसी इन्वेंट्री या स्टॉक है जिनको बेच करके जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी को भी कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो इफेक्ट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो किसी भी फर्म या कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कंपनी या फर्म जो डिसीजन लेती है अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट करती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है कौन, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर भी इफेक्ट पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर का किसी भी फर्म पर, ठीक है। जिस भी फर्म का होगा उस पर फर्क पड़ता है। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, और कंपनी अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट करेगी, तो ये इफेक्ट करता ही करता है। फ्लेक्सिबिलिटी पर भी करता है, वो अकॉर्डिंग टू फर्म और बिजनेस होगा, ठीक है। इट अफेक्ट्स द कंट्रोल ऑफ ओनर्स ऑन द फर्म, अब ये कंट्रोल करता है किसको, ओनर्स को, फर्म के। जो भी फर्म जो है जो ओनर्स है वो अपनी फर्म पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी पड़ता है किस पे, कंट्रोलिंग पर। जो भी ओनर्स होते हैं मीन्स जो मालिक होते हैं फर्म के, वो क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी फर्म या उनके फेवर में नहीं है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ों को वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसीलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंस रखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी था ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। इसके बाद हम आगे भी चीज़ों को पढ़ेंगे, क्या हैं कैसे हैं, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इसके, जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस वीडियो में अगर मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं तो
कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए विजिटर हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।